हाय एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर एकेडमी। कार्यपालिका वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। देन उसके एमसीक्यूज इस वाले चैप्टर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप पेपर के पैटर्न को नहीं समझेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है आपके एग्जाम में अपीयर होने का भी, क्योंकि जब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं पेपर के पैटर्न के हिसाब से, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और पेपर के पैटर्न को समझने के लिए सबसे आसान तरीका होता है एमसीक्यूज, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपसे क्या डिमांड करता है। तो डिमांड को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है हम एमसीक्यूज सॉल्व करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं और आपको किस तरह से उनका हैंडल करना है, क्योंकि आपको टाइम भी कम लिमिटेड मिलता है उसमें और आपको क्वेश्चन को पढ़ना भी है, समझना भी है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या एमसीक्यूज या टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज़ अगर आपने किसी कॉन्सेप्ट को मिस भी किया है ना, तो आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार भी नहीं है तो भी उसका टेस्ट सीरीज़ ज़रूर से लगाइए, क्योंकि हमें जब हम टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं ना, फिर उसके बाद दोबारा से उसको पढ़ते हैं तो नई चीज़ें सामने आती हैं कि अच्छा इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है। इसीलिए अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका कोई क्वेश्चन कोई कॉन्सेप्ट या कोई भी चीज़ में आपको क्लैरिटी नहीं है, तो आप जब टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करेंगे ना, आप खुद देखेंगे कि उस कॉन्सेप्ट की आपकी क्लैरिटी खुद ब खुद हो जाएगी। इसीलिए पेपर की क्लैरिटी के लिए भी और आपकी प्रैक्टिस के लिए भी प्रैक्टिस पेपर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ शुरू करेंगे ये वाला लेक्चर। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, मैंने आपको राज्य की कार्यपालिका कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका कंप्लीट करा दिया है। राज्य की कार्यपालिका से रिलेटेड ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, राज्य का राज्यपाल मंत्री परिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। मैंने आपको राज्यपाल की शक्तियां पढ़ाई थी, ठीक है, जिसमें मैंने उनकी सारी शक्तियां और कार्य आपको पढ़ाए थे। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि राज्यपाल मंत्री परिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। राज्यपाल मंत्री परिषद के परामर्श से कार्य करता है, इसीलिए मंत्री परिषद का गठन भी किया गया है उसकी सहायता के लिए। लेकिन कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो राज्यपाल स्वतंत्र रूप से भी अपने विवेक के अनुसार कर सकता है। स्पेसिफिकली कहें तो यहाँ विवेकाधीन शक्तियाँ पूछी गई हैं, यानी जिससे राज्यपाल अपने विवेक से कार्य कर सकता है। ठीक है, तो विवेकाधीन शक्तियाँ पूछी गई हैं। अब आपको ध्यान में रखना है कौन कौन सी उसकी विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं। विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए कहना। ठीक है, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए, विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना और उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए। कौन कौन सा ऐसा काम है जो स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं? कौन? गवर्नर। पॉज करेंगे वीडियो को, मैं ज़्यादा इसको लंबा नहीं बनाऊंगी। ठीक है, विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना उनकी विवेकाधीन शक्ति है। जब किसी सरकार का बहुमत नहीं होता है, जब दो से अधिक दल होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, जब दो समान प्रभावशाली दल होते हैं तो वो अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहते हैं जो सबसे बड़ा दल होता है। तो ये उनका विवेकाधीन कार्य होता है और इसके लिए उनको किसी परामर्श की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह अगर किसी पार्टी का बहुमत चला गया है राज्य में भी और केंद्र में भी, केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल, अगर किसी सरकार का बहुमत चला गया है तो मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना उनका विवेकाधीन कार्य है। इसके साथ साथ भारत के राष्ट्रपति के लिए कोई विचारार्थ विधेयक रखना, ये किसका विवेकाधीन कार्य? कौन सा विधेयक राष्ट्रपति के लिए जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा, ये राज्यपाल के विवेक पर कार्य करता है। तो ये उनका विवेकाधीन शक्ति है, इसके लिए उन्हें मंत्री परिषद से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस लौटाना। ये भी राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं, तो ये उनकी विवेकाधीन शक्तियां हैं। ठीक है, इसके साथ साथ उच्च न्यायालय को परामर्श के लिए मांगना, ये उनकी न्यायिक शक्ति है। ठीक है, किसी उस पर, इसमें वो सरकार का परामर्श लेते हैं। ठीक है, किस विचार के लिए, किस सामाजिक कार्य के लिए, किस महत्वपूर्ण विषय पर उनको न्यायिक सलाह मांगनी है या नहीं मांगनी है, ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य किया जाता है। लेकिन ऊपर के जो कार्य हैं वो स्वतंत्र रूप से किए जाते हैं। तो 1 2 3 4 इसका आंसर होगा। तो आंसर नंबर ए 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 आंसर होगा। मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि ये जो पैटर्न है ये प्रीवियस है, लेकिन धीरे धीरे करके ये चेंज हो रहा है, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट और फैक्ट
बोथ पर इक्वली काम करना होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे फैक्ट को एनालाइज करने में और हमें याद रखने में भी ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये जो पैटर्न है ना वह एक सही, ये सिर्फ अब जो पैटर्न आ रहा है एग्ज़ाम में, मैंने यूपीएससी का पैटर्न देखा है, ये जो पैटर्न है ना 1 2 3 4 ये कम होता जा रहा है धीरे धीरे। जब यूपीएससी कम करेगी तो धीरे धीरे अनदर जो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम है वो भी उसको फॉलो करते हैं यूपीएससी को। इसी तरह अब जो पैटर्न फॉलो किया जा रहा है ना ये वाला, केवल 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। इसीलिए आपको, जब आप इसको सही मार्क कर पाएंगे जब आपको फैक्ट और कॉन्सेप्ट अच्छे से याद होगा। इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन पर ध्यान अच्छे से देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 156 में बंद है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आज के पैटर्न में। ठीक है, किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद भी अपने पद पर नहीं बना रह सकता। इनमें से 1 सही है, 2 सही है, दोनों सही है या दोनों सही नहीं है। ठीक है, नाइदर 1 और 2। संविधान के अनुच्छेद 156 में कार्यकाल दिया गया है। इसमें कहा गया है, कार्यकाल जो दिया गया है वो क्या साबित करता है कि राज्यपाल अपनी अवधि से पूरी होने से पद पर नहीं हटाया जा सकता। मतलब एक बार राज्यपाल को नियुक्त कर दिया तो वो अपने, जब तक उनकी पदावधि कार्यकाल कंप्लीट नहीं होगा उनको नहीं हटाया जा सकता। सेकंड निष्कर्ष कहता है कि राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद दोबारा निर्वाचित नहीं हो सकते। ठीक है, अवधि के बाद अपने पद पर, कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर नहीं बना रह सकता। नहीं, दोबारा निर्वाचन की बात नहीं हो रही, यहाँ कह रहा है अगर 5 वर्ष की अवधि के बाद बना नहीं रह सकता। इसमें ये उपबंध किए गए तो ये बिल्कुल मैच नहीं करता। देखो पहले वाले के साथ राज्यपाल को उसकी पूरी अवधि, मतलब ये कहा गया है, इसमें कार्यकाल कहा दिया गया है। कार्यकाल कितना बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं और राष्ट्रपति जब चाहें उन्हें हटा सकते हैं, तो उनके कार्यकाल की निश्चितता नहीं दी गई। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों निष्कर्ष नहीं होते। ठीक है, इसीलिए दोनों निष्कर्ष ही नहीं निकाले जा सकते अकॉर्डिंग टू इस अनुच्छेद के। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? अभी बताया कौन नियुक्ति करता है, भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं आर्टिकल 155 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 155 के तहत नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? स्टेट पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछा गया है। ठीक है, कौन थी? पद्माजी नायडू, ऑप्शन बी। इनको जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि फैक्ट क्वेश्चन है, या आपके उसमें मिल जाएंगे। भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। भारत के राज्यपाल से संबंधित कौन से कथन इसमें दिए गए हैं? उन्हें जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, उनमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, वे 1 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। कौन सा स्टेटमेंट राज्यपाल के परिप्रेक्ष्य में सही है, करेक्ट है? कौन सा स्टेटमेंट मैंने आपको जब पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि भारत के नागरिक हो। ठीक है, हमारे यहाँ नागरिकता किसी भी पद के लिए हो, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अन्य सदस्य, संसद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य या राज्यपाल। ठीक है, भारत के नागरिक होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर जन्म से नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं किया गया। नागरिकता आपने किसी भी आधार पर ग्रहण की होगी, आप योग्य हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जन्म से नागरिकता का प्रावधान नहीं है। अमेरिका में है, वहाँ पर प्रेसिडेंट वो ही बन सकता है जो बाई बर्थ वहाँ का नागरिक है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। अगर हमारे यहाँ और आधारों पर भी नागरिकता ग्रहण की है तो हम योग्य होते हैं, इसीलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। उनकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ये मैंने आपको पढ़ाया था योग्यताओं में। फिर उसके बाद उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। ऐसी कोई योग्यता मैंने आपको पढ़ाई थी? नहीं। वे भारत के 1 या 1 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। तो 1 और 4, कौन सा ऑप्शन सही है? 1 और 4, सॉरी 2 और 4। ठीक है, एक तो हमारा गलत हो गया, 2 और 4, तो ऑप्शन डी। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। वह एक या एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। वह 5 वर्ष तक अपने पद पर कार्य करते हैं। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पद अवधि से पूर्व भी पद मुक्त किया जा सकता है। हम बुक को कितनी बार अच्छे से रिवाइज कर लें, लेकिन जब तक हम क्वेश्चन पेपर नहीं लगाएंगे, मैं दोबारा आपसे कह रही हूँ, जब तक क्वेश्चन पेपर नहीं लगाएंगे, जब तक कि हमारी गलतियाँ हमें पता नहीं चलेंगी हम गलती कहाँ कर रहे हैं। सेम चीज़ को रिपीट करने से फ़ायदा नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मैंने आपको बताया, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की, राष्ट्रपति द्वारा। वो प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं राष्ट्रपति के, तो उसको हटाने का कार्य भी किसका है? कभी भी हटा सकते हैं, राष्ट्रपति हटा सकते हैं। उनके लिए कोई प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती। तो 14 स्टेटमेंट गवर्नर के परिप्रेक्ष्य में गलत है। तो इसके बाद संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों के मूल योजना को छोड़ दिया गया था। यानी कि जब हमारा संविधान का ड्राफ्ट बना था तो राज्यपाल का भी निर्वाचन होना चाहिए, ऐसे जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट का होता है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट्स का होता है, ऐसे ही गवर्नर का भी होना चाहिए। इस बात को छोड़ दिया गया था। क्यों? ठीक है, इसका तात्पर्य होता है कि दूसरा निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता, ठीक है। फिर निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था, ठीक है। इन कथनों में से कौन सा सही है? देखो, दूसरा निर्वाचन हो जाता, पहला तो मुख्यमंत्री का होता है। हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली में एक नॉमिनेटिव एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है, जो संवैधानिक प्रधान हम कहते हैं, एक होता है रियल एग्जीक्यूटिव जिसको हम वास्तविक प्रधान कहते हैं, ठीक है। तो दोनों की अलग अलग, एक संवैधानिक प्रधान का मतलब है जिसकी अटेंशन या लास्ट में हम कहेंगे कि जिसकी मोहर की हमें आवश्यकता है, पेपर पे प्रधान है, संवैधानिक प्रधान है, ठीक है। एक रियल प्रधान हो गया, यानी रियल एग्जीक्यूटिव हो गया, जो रियल में एक्चुअली एग्जीक्यूट करेगा, काम करेगा। तो दोनों की शक्तियाँ अलग अलग हैं, ठीक है। जो एक्चुअली कार्य करेगा उसके पास ज़्यादा पावर है, ठीक है। जिसके पास लास्ट में स्टैंप के लिए जाएगा, साइन के लिए जाएगा, उसके पास कम पावर रखनी है। इसीलिए जिसके पास कम पावर रखनी है तो उसका निर्वाचित होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, यानी देश के प्रथम नागरिक हैं, इसलिए उनका निर्वाचित होना, और गणतंत्र के प्रतीक हैं, इसलिए उनका निर्वाचित होना आवश्यक है। लेकिन गवर्नर के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा निर्वाचन हो जाता और दोनों की जो इक्वालिटी है वो बराबर हो जाती है ना, इक्वल हो जाते। जबकि हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, हमने रियल एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा पावर देनी है और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव को थोड़े कम रखना है। इसीलिए दोनों का निर्वाचन नहीं रखा गया, एक की नियुक्ति रखी गई है, राज्यपाल की नियुक्ति रखी गई है और सीएम का निर्वाचन रखा गया है, ठीक है। जनता का प्रतिनिधि उनको बनाया गया है। तो आपको समझ आया, संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है, इसीलिए हमने एक को नियुक्त किया है, एक को निर्वाचित किया है। दूसरा, निर्वाचन राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था, ठीक है। निर्वाचित राज्यपाल अपने आप को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता, जाहिर है जब दोनों निर्वाचित होंगे तो उनमें इक्वालिटी हो जाएगी, इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी सही होगा। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन कार्य करना था, मैंने आपको बताया हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इसीलिए दोनों को, एक को निर्वाचित और एक को नियुक्त बनाया गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे? आंसर 1, 2, 3 गलत हो गया, 4। ऑप्शन 1, 3 एंड 4। ये इस तरह की गलती ना हमारी टेस्ट सीरीज में ही निकलती हैं, तो दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। समझ आया ना? हर क्वेश्चन को समझते चलना है और हमने जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है उसको वहीं पर रिवाइज करेंगे ताकि वो कॉन्सेप्ट भी हमारे बिल्कुल क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद जब हम दोबारा बुक पढ़ते हैं ना तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमने अच्छे से रिवाइज किया है। मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, उसका पद पर बना रहना बहुमत बहुत कारकों पर निर्भर करता है। कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है, आपने ध्यान से पढ़ा होगा ना, तो एक बारी में मैंने पढ़ा है तो आपने फौरन क्लिक कर गया होगा कि कौन सा ऑप्शन गलत है। मुख्यमंत्री क्या चयनित होता है राज्यपाल द्वारा? मुख्यमंत्री का चयन हम करते हैं, ठीक है, जनता वोट डालती है दल को, फिर उसके नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो राज्यपाल औपचारिक नियुक्ति करते हैं बहुमत दल के नेता की, ठीक है, नियुक्ति करते हैं, उनको पद देते हैं कि आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसको चयनित कौन करता है? जनता।
समझ में आया? तो मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये थोड़े छोटे छोटे वर्ड्स है ना, बुक में पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन हमें आंसर जब हम टेस्ट सीरीज करते हैं तो छोटे छोटे वर्ड्स हमें जब ध्यान करते हैं, अच्छा यहाँ पे चयनित लिखा था। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, कब कहाँ से दिए जाते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, स्टेट से दिए जाते हैं क्योंकि वो कहाँ का प्रमुख है? राज्य का प्रमुख है, ठीक है। स्टेट से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किस के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित रख सकता है? कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति को ये पावर राज्यपाल को ये पावर दी गई है कि वो किसी विधेयक को जिसको वो आवश्यक समझे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं? कौन से? अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 कहता है कि कोई विधेयक जिसे राज्यपाल सही समझे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रख सकते हैं। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? वीडियो को पॉज करेंगे और आंसर लगाएंगे, ठीक है? सुनना नहीं है, लगाना है, ताकि आपको अपनी मिस्टेक का पता चले। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति पद से हटाते हैं, तो किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, श्रीमती सरोजनी नायडू जी, ठीक है, पहली महिला राज्यपाल थी। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रह सकते हैं? यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल, निर्वाचन आयुक्त, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए लोकसभा के सदस्य ही प्रस्ताव पारित करते हैं। तो बचा कौन? राज्यपाल। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर किसी राज्य के राज्यपाल ने कोई ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश पारित किया है, ठीक है, तो उसका अनुमोदन कहाँ से होना आवश्यक है? कहाँ से होना आवश्यक है? राज्य की विधायिका द्वारा, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रपति द्वारा कोई भी ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है तो वो संसद द्वारा अनुमोदित होता है। इसीलिए जब राज्यपाल कोई ऑर्डिनेंस जारी करेंगे तो राज्य की विधायिका द्वारा अनुमोदित होगा। राज्यपालों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? राज्यपालों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकता, उनके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं होती हैं। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है राज्यपाल के संबंध में? विधायिका का अंग होते हैं, ठीक है। विधायिका में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल तीनों मिलके, मैंने आपको बताया था जैसे संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ऐसे ही विधायिका के किसी भी विधान मंडल के 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है, जहाँ विधान परिषद है, ठीक। उसके बाद वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में पार्ट लेते हैं। फिर उसके बाद उनके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं होती, तीनों सही हैं। फिर उसके बाद वह राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा ऑप्शन बचा? वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं, मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 161, आर्टिकल 161 के तहत उनको क्षमादान शक्तियाँ मिली हुई हैं, न्यायिक शक्तियाँ मिली हुई हैं, जिसमें वो मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते, चाहे वो मृत्यु दंड राज्य विधि के अंतर्गत मिला हो या केंद्र की विधि के अंतर्गत मिला हो। मृत्यु दंड को क्षमा करने की शक्ति केवल किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। समझ आया? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? अभियोग नहीं चलाया जा सकता। राष्ट्रपति के विरुद्ध, मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। अभी बताया, बिल्कुल। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसीलिए उनके विरुद्ध, क्योंकि उनकी नियुक्ति होती है, सीधा सा टर्म है, नियुक्ति होती है। निर्वाचित होगा, कोई इंसान निर्वाचित होके गया है तो उसको हटाने का प्रावधान भी सख्त होना चाहिए। जब उनकी नियुक्ति होती है तो इसीलिए उनको हटाने का कार्य भी किसका है? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के लिए महाभियोग लाना पड़ता है, बाकी इन तीनों के लिए महाभियोग लाना पड़ता है।
राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? अभी बताया, संसदीय शासन प्रणाली को हमने अपनाया जिसमें रियल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव यानी कि संवैधानिक प्रधान। संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं? राज्यपाल। राज्य के संवैधानिक प्रधान कौन होंगे? राज्यपाल, जो पेपर पर प्रधान होंगे। असल शक्ति किसके पास होती है? रियल एग्जीक्यूटिव के पास। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं, राज्य की विधायिका में सम्मिलित है विधान परिषद। अभी बताया, बिल्कुल अभी बताया मैंने आपको, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद इसके अस्तित्व हैं। जहाँ पर विधान परिषद है, ठीक है, 6 राज्यों में, वहाँ पर काउंट करेंगे, बाकी में नहीं है, तो राज्यपाल और विधानसभा, ठीक, 3 अंग होते हैं। राज्यों में विधान परिषद के सृजन और समापन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? पढ़ाया है मैंने, आर्टिकल 169 में विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है, ठीक है, गठन का नहीं, उसकी स्थापना का प्रावधान किया गया है, उसको बनाने का और उसके समापन का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 169 में। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? किसको? साधारण विधेयक को। साधारण विधेयक को कितने टाइम तक रोक सकती है? मैंने आपको बताया था जब कंपैरेटिव पढ़ाया था, मैंने आपको संसद का विधानमंडल से कंपैरिजन कराया था, तो मैंने आपको बताया था कि कितनी अवधि तक, पहले तो आंसर देखेंगे, कितनी अवधि तक रोक सकती है? 4 महीने। अब थोड़ा सा इसको समझ लो, 4 महीने तक कैसे। पहले विधानसभा ने कोई विधेयक भेजा जो साधारण विधेयक है, कहाँ? विधान परिषद में, ठीक है, विधान परिषद में पास करने के लिए, लेकिन उन्होंने 3 महीने तक रोक लिया, उसमें कोई संशोधन की डिमांड की, मतलब कुछ भी डिमांड की, और 3 महीने तक उसको रोक लिया, ठीक है। विधान सभा से गया विधान परिषद में, ठीक है, विधान परिषद में उन्होंने 3 महीने तक रोक लिया, कोई इस पर कार्यवाही नहीं करी। फिर उसके बाद वापस से वो विधान परिषद से विधानसभा में मंगाया जाएगा, ठीक है। अगर उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं, कुछ संशोधन दिए हैं, तो उन पर विचार किया जाएगा, लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड है विधानसभा के ऊपर कि उनको स्वीकार करे अस्वीकार करे, ठीक है। फिर उसके बाद वो दोबारा उसको पारित करके भेजेगी, ठीक है। इसके ऊपर है कि स्वीकार कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, या फिर उसको एज इट इज़ दोबारा उस पर विचार करके दोबारा उसको पारित करके दोबारा कहाँ भेजेगी? विधान परिषद में। फिर विधान परिषद फिर उसे फिर दोबारा 1 महीने तक रोक सकती है, 1 महीने तक रोक सकती है। फिर उसके बाद वो 1 महीने बाद रिएक्ट करती है या नहीं करती, संशोधन करती है नहीं करती, वो विधेयक पास माना जाएगा। समझ में आया? तो टोटल कितने महीने तक रोका? 4 महीने तक। पहली बार में 3 महीना और दूसरी बार में 1 महीना, तो टोटल कितने हो गए? 4 महीने। समझ आया? साधारण विधेयक के संबंध में। धन विधेयक 14 दिन रोक सकती है, जैसे राज्यसभा 14 दिन रोक सकती है। 14 दिन में अगर कोई कार्रवाई करती है तो भी पास, नहीं करती है तो भी पास, ठीक है। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल में राज्य विधानसभा की जो अवधि है वो बढ़ाने का अधिकार किसको है? संसद को, ठीक है, संसद को। ये फैक्ट है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? उच्च सदन कौन सा है? जैसे संसद में राज्यसभा है, ऐसी विधान परिषद है राज्यों में, ठीक है, विधान परिषद। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? मैंने आपको पढ़ाया था कि विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, ठीक है। उसमें मैंने 5 चीज़ें आपको बताई थी, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि कितना कोटा मिला हुआ है राज्यपाल को कि वो इतने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। तो कितने, यहाँ उत्तर प्रदेश का नाम दे दिया है, लेकिन सभी राज्यों में वो 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, ठीक। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा 4 क्षेत्र हैं जिनसे वो उनको मनोनीत करते हैं। राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। संचित निधि जैसे केंद्र की होती है संचित निधि, ऐसे राज्य की भी होती है। केंद्र की संसद संभालती है तो राज्य की कौन संभालेगा? राज्य विधानमंडल, ठीक। कुछ क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन कभी कभार हम सिंपल क्वेश्चंस में भी सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं जल्दबाजी में, अगर हमने प्रैक्टिस नहीं की है तो, ठीक है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में हुई थी? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, प्रथम राज्यपाल भी उत्तर प्रदेश की थी और प्रथम मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश की थी। विधानसभा के
सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या है, यानी विधानसभा में किसी सदस्य को जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। जैसे लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, ऐसे ही विधानसभा की भी 25 वर्ष। समझ में आया। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर, संसद से कंपेयर करेंगे, संसद में कोई भी धन विधेयक जब तक नहीं जाएगा जब तक कि राष्ट्रपति उसकी पूर्व अनुमति नहीं देते। ठीक इसी तरह राज्यों में कोई भी धन विधेयक जब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक राज्य के राज्यपाल उसको संतुति ना दे दें। ठीक है, सेम है। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, पढ़ाया था मैंने आर्टिकल 1 से 4। ठीक, किसमें निहित है, संसद में। आर्टिकल 1 से 4 मैंने आपको पढ़ाए थे। नए राज्यों का गठन, सीमाओं में परिवर्तन किसमें, किसकी शक्ति होती है, उसको करने की संसद में। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। किसी विधान परिषद का सृजन कौन से आर्टिकल में आएगा, आर्टिकल 169 में। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं उससे रिलेट जितने भी फैक्ट हैं उसको वहीं, अगर आपने पहले भी इससे, मैं जैसे सीरीज़ में करा रही हूँ, जाहिर सी बात है मैं आपको कार्यपालिका पढ़ा रही हूँ तो कुछ क्वेश्चंस रिपीट होंगे लैंग्वेज चेंज में, तो आप जब भी सारे ही फैक्ट एक साथ बोलिए। जैसे मैंने आपको बताया, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है, मैंने आपको भी पढ़ाया आर्टिकल 169, तो आप उसको फैक्ट को यहाँ पर दोबारा दोहराइए कि अच्छा विधान परिषद का सृजन आर्टिकल 169 हो गया, उस पेपर पे लिखिए पेंसिल से, जो आपका प्रैक्टिस पेपर है। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर पे आर्टिकल ये हो गया। फिर उसके बाद किसी राज्य की राज्यपाल की संतुति पर राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा राज्य की विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करके संसद द्वारा मंत्रिपरिषद की संस्तुति पे। ठीक है, आपने पढ़ लिया अच्छे से। फिर उसके बाद पहले तो आंसर लगा लीजिए, राज्य के विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करके। पहला फैक्ट तो ये हो गया कि इसका आर्टिकल आपको याद करना है। ठीक, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसके कॉन्सेप्ट के आगे पीछे के जितने भी फैक्ट हैं उसको आप उसी क्वेश्चन के साथ समराइज करेंगे। ठीक है, फिर आपने पढ़ा आर्टिकल 169, अब इसकी प्रक्रिया को भी वहीं दोहराइए। ठीक है, इस तरह आपका बार बार रिवीजन भी होगा और आपके क्वेश्चंस में क्लैरिटी आएगी और आपकी सिली मिस्टेक्स जो होती है ना वो कम होंगी। तो कब होता है, क्वेश्चन पे आएंगे, कब होता है विधान परिषद का गठन, जब जिस भी सदन में या जिस भी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाना है या उसकी समाप्ति की जानी है, दोनों चीज़ें, गठन या समाप्ति। तो आर्टिकल 169 कहता है कि उस राज्य की विधानसभा, ठीक है, गठन के लिए भी और स्थापना के लिए भी और समाप्ति के लिए भी एक प्रस्ताव पारित करेगी। ठीक है, कुल सदस्यों का बहुमत और उसके साथ 2/3 सदस्यों का बहुमत, यानी कि विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी। देन वो जाएगा संसद में, संसद अपने साधारण बहुमत से वो प्रस्ताव पारित करेगी, फिर वो राष्ट्रपति उस पर अंतिम अनुमति देंगे और वहाँ पर विधानसभा के गठन के लिए अगर प्रस्ताव पारित किया था तो गठन हो जाएगा, यानी स्थापना हो जाएगी। ठीक है, और अगर उसकी समाप्ति के लिए किया गया था उसकी समाप्ति हो जाएगी। ठीक, तो आपको समझ में आया कि विधानसभा पहले प्रस्ताव पारित करेगी विशेष बहुमत से, फिर संसद में जाएगा, संसद उसको साधारण बहुमत से पारित करेगी और इस तरह का कोई भी संशोधन संविधान में संशोधन नहीं माना जाता है। फिर उसके बाद राष्ट्रपति इस पर अंतिम अनुमति देंगे, देन जिस भी राज्य में उसको गठित या समाप्ति करना जाना है वो हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ हमने 38 क्वेश्चन सॉल्व करें। इसके आगे आपके कई सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको आप नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। नोट ज़रूर बनाने हैं और इस तरह का जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है सच में आप इसको एक बार अप्लाई करके देखेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। जिस भी क्वेश्चन को कर रहे हैं उसके फैक्ट बार बार वहीं पर रिवाइज कर लीजिए। इसके साथ आपको नोट ज़रूर बनाने हैं। थैंक यू सो मच।